ऑफ यू। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं यहाँ लाया हूँ एक विशेष टॉपिक कक्षा 11 के अंतर्गत बैंकिंग में अध्याय 4 भी है ये, मुद्रा ढलाई अथवा टंकण। मुद्रा ढलाई अथवा टंकण प्रारंभिक काल में ये कागज़ के जो पेपर मनी इस समय चलती है, ये पेपर मनी नहीं चलती थी। प्रारंभिक काल में विभिन्न प्रकार की धातुओं के सिक्के चलन में थे, धातु की ही मुद्रा चलन में थी। तो प्रारंभिक काल के अंतर्गत जो धातु की मुद्रा का जो स्वरूप हम आज देखते हैं, जो कि सिक्कों के रूप में आज हमारे सामने है, तो प्रारंभिक काल में सिक्के नहीं चलते थे बल्कि धातुओं की छड़ें चलती थी। धातु की छड़ें चलती थी। तो जो छड़ें चलती थी वो अलग अलग वजन की होती थी, सोना अथवा चांदी की होती थी, वो अलग अलग वजन की होती थी। तो उसमें बड़ी दिक्कत होती थी। उसमें दिक्कत ये होती थी क्योंकि जब छड़ें चलती थी तो वो आकार में एक सी नहीं होती थी, शुद्धता में एक सी नहीं होती थी। जब व्यक्ति उनको चलाता था तो उसका वजन भी तोला जाता था, उसकी शुद्धता की भी जांच की जाती थी। तो बहुत कठिनाइयाँ उस छड़ों में होती थी। तो धीरे धीरे उन छड़ों को सिक्कों के रूप में ढाला जाने लगा, यानी उन छड़ों को सिक्के के रूप में चलाया जाने लगा। सिक्के क्या? मुद्रा ढलाई, यानी कि सिक्कों के जब उन छड़ों को सिक्कों के रूप में ढाला गया, उन छड़ों को सिक्कों बनाया गया, सिक्कों का आकार दिया गया, तो ये कार्य मुद्रा ढलाई अथवा टंकण कहलाया। यानी कि जो धातु चलती थी पहले, उन धातु को सिक्कों के रूप में बदल दिया, तो ये कार्य जो कहलाता था ये मुद्रा ढलाई या ये टंकण कहलाता था। तो सर्वप्रथम जो विश्व के अंतर्गत सिक्का डाला गया था वो लीडिया नामक एक देश में डाला गया था। ये देश अब दूसरे देशों में मर्ज हो गया, ये अब है नहीं। धीरे धीरे सर्वप्रथम सिक्का ढलाई का कार्य लीडिया में हुआ था, उसके बाद ये कार्य मिस्र ने अपने हाथों में ले लिया। फिर सिक्का ढालने का कार्य मिस्र में होने लगा था। ठीक है, तो टंकण किसे कहते हैं? टंकण कहते हैं सिक्का ढलाई के कार्य को टंकण कहते हैं। और जिस स्थान पर ये कार्य होता है वो कहलाती हैं टकसाल। यानी कि सिक्का ढलाई का कार्य जिस फैक्ट्री में होता है, जहां जिस स्थान पे होता है, वो टकसाल कहलाती है। और मुद्रा ढालने का कार्य टंकण कहलाता है। ठीक है, तो ये जो मुद्रा ढलाई प्रारंभ में चालू हुई थी, तो इस मुद्रा ढलाई की दो प्रणालियां थी। सिक्का ढलाई की दो प्रणालियां थी। क्योंकि प्रारंभ काल में सोने अथवा चांदी के सिक्के चलन में थे, तो दो प्रकार की प्रणालियां चलन में थी। सबसे पहली थी स्वतंत्र मुद्रा ढलाई और दूसरी थी सीमित मुद्रा ढलाई। दूसरी प्रणाली है सीमित मुद्रा ढलाई। स्वतंत्र मुद्रा ढलाई। स्वतंत्र मुद्रा ढलाई क्या होता है? स्वतंत्र मुद्रा ढलाई के अंतर्गत जो टकसालें होती हैं वो जनता के लिए खुली होती हैं। यानी जनता अपनी उस धातु को ले जाती थी और उन टकसालों में सिक्के के रूप में ढलवा लेती थी। तो जनता स्वतंत्र थी। सरकार की तरफ से ये वो एक सुविधा थी कि जनता आए और अपने जो सोना चांदी है, जो उनकी धातु है, उन्हें सिक्कों के रूप में ढलवा ले। यानी कि जब जनता के लिए टकसालें खुली होती हैं और इस प्रणाली में सोना अथवा चांदी की मुद्राएं चलन में होती थी, तो ये प्रणाली स्वतंत्र मुद्रा ढलाई प्रणाली कहलाती थी। स्वतंत्र मुद्रा ढलाई के अंतर्गत टकसालें जनता के लिए खुले होती थी और मोस्टली सोना चांदी की सिक्के मुद्रा ढाली जाती थी। अब ये स्वतंत्र मुद्रा ढलाई दो प्रकार की होती थी। एक होती थी निशुल्क मुद्रा ढलाई, और दूसरी होती थी सशुल्क मुद्रा ढलाई। एक होती थी निशुल्क मुद्रा ढलाई और एक सशुल्क मुद्रा ढलाई। दोनों का अर्थ बहुत सिंपल है। निशुल्क मतलब जब मुद्रा ढलाई का कोई पैसा नहीं लिया जाता था,
धातु आओ और सिक्कों के रूप में ढलवा कर ले जाओ, तो वो क्या थी, निःशुल्क मुद्रा ढलाई। और जब सिक्का ढालने के लिए जो धातु व्यक्ति लाते थे वो सिक्के के रूप में बदलती थी वो धातु, तो उसका जो शुल्क लिया जाता था यानी कुछ पैसा लिया जाता था वो सशुल्क मुद्रा ढलाई कहलाती थी। ठीक है, तो स्वतंत्र मुद्रा ढलाई जब टकसालें जनता के लिए खुली होती थी। ठीक है, आगे है सीमित मुद्रा ढलाई। सीमित मुद्रा ढलाई के अंतर्गत टकसालें जनता के लिए नहीं खुली होती हैं। सिक्का ढलाई का कार्य सरकार के हाथों में होता है, यानी सरकार सिक्के ढालती है, सरकार ही धातु खरीदती है, सरकार ही उस धातु को सिक्के के रूप में परिवर्तित करती है। टकसालें जनता के लिए नहीं खुली होती, यानी कि इसके अंतर्गत जब सिक्का ढलाई का कार्य सरकार अपने अंडर में, अपने नियंत्रण में लेकर स्वयं सिक्के ढालती है, तो ये सीमित मुद्रा ढलाई कहलाती है। ठीक है, भारत में अगर हम सिक्कों की बात करें तो जिस समय अंग्रेज भारत में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी, तो उस समय भारत के विभिन्न हिस्सों में जो कि विभिन्न राजाओं द्वारा, विभिन्न रियासतों द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे, वो भारत में 994 प्रकार की सिक्के, 994 प्रकार की मुद्राएं चलन में थी उस समय जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। राजा ने अपने हिसाब से, इस राजा ने अपने हिसाब से सिक्का बनवा लिया, उस राजा ने अपने हिसाब से सिक्का बनवा लिया, उस रियासत ने, तो इस प्रकार पूरे भारत में 994 प्रकार की जो सिक्के थे वो चलन में थे। भारत में सन 1946 से गिलट का रुपया, जिसे गिल्टी बोल देते हैं, गिलट का रुपया चलन में है। भारत में सन 1946 से गिलट का रुपया चलन में है। उसके बाद हम आते हैं इनकी प्रणालियों पर। आपने सुना होगा 8 आने, 4 आने, अगर 50 पैसे होते हैं मोस्टली तो उसको 8 आने बोलते हैं, 25 पैसे को 4 आने बोलते हैं। तो ये क्या सिस्टम है, एक प्रणाली भारत में चलती थी जिसका नाम था चौका प्रणाली। ये भारत में 31 मार्च 1957 तक चली। 31 मार्च 1957 तक चली चौका प्रणाली, यानी इसमें रुपए के 4 भाग होते थे। 1 रुपए को 4 भागों में बांटा जाता था, जैसे 4 आने, 8 आने, 12 आने और 16 आने। 4 आने, 8 आने, 12 आने और 16 आने। ठीक है, यानी कि रुपए के 4 भाग होते थे, इसलिए इस प्रणाली को चौका प्रणाली कहते थे। और इसमें आने चलते थे। ठीक है, आने 1 आना, 2 आना, 3 आने, 5 आने, इस तरह आने चलते थे। और उसके साथ 1 पैसा और 2 पैसा और चलते थे। उस समय रुपए में 96 पैसे या 16 आने होते थे। तो ये 4 आने, 8 आने, 12 आने और 16 आने, 75 पैसे को कभी कभी 12 आने बोल देते हैं, लेकिन वो पैसे हैं, वो सिस्टम पहले चलता था। तो उस समय जब चौका प्रणाली प्रचलन में थी, यानी रुपए को 4 भागों में बांटा गया था, जिसका एक छोटा सा भाग आना कहलाता था और 4 4 12 16 आने मिलके एक रुपया बनता था, तो वो चौका प्रणाली कहलाती थी। ठीक है, चौका प्रणाली मैंने यहाँ लिखा 31 मार्च 1957 तक चली भारत में। उसके बाद आई दाशमिक मुद्रा प्रणाली, जो आज भी चलन में है। ये चालू है 1 अप्रैल 1957 से, ये भारत में लागू हुई दाशमिक मुद्रा प्रणाली। दाशमिक शब्द, इसे कभी कभी दशमलव मुद्रा प्रणाली भी बोल देते हैं। दशमलव क्या होता है, आपने देखे होंगे कभी कभी पैसा किस तरह लिखा हुआ, 10 रुपये 25 पैसे, तो क्या लग रहा है इनके बीच में, दशमलव लग रहा है। ठीक है, 10 रुपये 99 पैसे। ठीक है, यानी कि इस दशमलव मुद्रा प्रणाली के अंतर्गत या दाशमिक मुद्रा प्रणाली के अंतर्गत 1 रुपये को 100 भागों में बांट दिया गया। 1 रुपये को 100 भागों में बांट दिया गया, यानी कि 100 पैसे का जो 100 पैसे होते थे उससे क्या बनता था, उससे बनता था 1 रुपया।
उससे 1 रुपया बनता है। 100 पैसों से 1 रुपया बनता है, यानी 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। यानी दार्शनिक मुद्रा प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा को छोटे छोटे 100 भागों में, 1 रुपये को 100 भागों में बांट दिया गया, जिसका एक भाग एक नया पैसा कहलाया, जिसका एक भाग एक नया पैसा कहलाया। 1 अप्रैल 1957 से एक नया पैसा कहलाया। पहले जब पैसे चले थे कि 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, तो उस पैसे के साथ नया पैसा शब्द जुड़ता था, नया पैसा। लेकिन 1 जून 1964 को उस नया पैसे में से नया शब्द हटा लिया गया और 1 जून 1964 के बाद जो पैसे थे वो नए पैसे थे, वो पैसों के रूप में ही चलन में आ गए। ठीक है, उसके बाद ये मैंने यहाँ की प्रणालियाँ बताई, स्वतंत्र मुद्रा प्रणाली, सीमित मुद्रा प्रणाली, भारत में सिक्का कब से कैसे कितनी प्रकार की मुद्रा चलन में थी। उसके बाद अगर हम ये देखें कि सिक्कों में क्या गुण होने चाहिए, सिक्कों के अगर हम एक आदर्श सिक्का क्या होता है, एक आदर्श सिक्का क्या होता है उसकी यदि हम बात करें तो सबसे पहले आदर्श सिक्के में क्या गुण होना चाहिए? सबसे पहले आदर्श सिक्के में गुण होना चाहिए, यानी कि आदर्श सिक्के के हम गुणों की बात करते हैं। यदि हाँ के गुण, पहला है उपयोगिता। उपयोगिता यानी आदर्श सिक्के का पहला गुण है उपयोगिता। उपयोगिता का क्या मतलब है? सिक्के तो सभी के लिए उपयोगी है, लेकिन अगर सिक्का खराब हो जाए, मान लो ज़्यादा घिस जाए, तो वो कैसा हो जाता है? उसे कोई लेता ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करता, बोले नहीं चलेगा भाई, तो वो उपयोगी कहाँ रह गया फिर? यानी कि सिक्के ऐसी धातु की बने जो होनी चाहिए, ऐसी बहुमूल्य धातु के बने होने चाहिए, यदि वो खराब भी हो जाए, घिस भी जाए, तब भी कम से कम उसकी धातु को बेचा जा सके। लोग फेंके नहीं कि यार ये तो खराब हो गया, लेकिन उसके लिए वो धातु उपयोगी हो, यानी कि सिक्के बहुमूल्य धातु के बने होने चाहिए, तभी तो उसमें उपयोगिता का गुण आएगा। सिक्का है, खराब हो गया, घिस गया, काला पड़ गया, लोग स्वीकार नहीं कर रहे, तो हमें भी सोचेंगे इसको फेंक दो। लेकिन अगर वो धातु उपयोगी है, बहुमूल्य धातु है, तो क्या करेंगे? वो सिक्का हमारे लिए फिर भी उपयोगी माना जाएगा। ठीक है, दूसरा है अनुकूल आकार। अनुकूल आकार, अनुकूल आकार का मतलब है कि अगर एक निश्चित मूल्य का सिक्का है, जैसे 1 रुपये का या 2 रुपये का, तो जिस मूल्य का सिक्का है उस मूल्य के सभी सिक्के एक ही आकार के हों। ऐसा नहीं कि 1 रुपये का सिक्का ऐसा है, 1 रुपये का सिक्का वैसा है। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे नोटों में, अगर हम नोटों की बात करें तो नए नोटों का छोटा आकार है, वो बड़े नोटों का आकार, पुराने नोटों का आकार बड़ा है। तो व्यक्ति यही सोचता है थोड़ी देर कि ये नया नोट ऊपर लगाया जाए, या मान लीजिए 100 का नोट है, 500 का, 100 का नोट का आकार बड़ा है, 500 के नोट का आकार कैसा है? छोटा। तो मोस्टली बड़ा नोट ऊपर को आता है ना, लेकिन अब बड़ा नोट ऊपर लगाते हैं तो वो 100 का नोट बाहर को दिखता है। तो व्यक्ति इसी असमंजस में रहता है कि ये 500 का अंदर रखा जाए या 100 का अंदर रखा जाए। यही बात सिक्कों के बारे में है कि सिक्के का यदि आकार अनुकूल नहीं है, जिस मूल्य का सिक्का है तो उसका आकार अनुकूल होना चाहिए, यानी जिस मूल्य, ताकि उसे सरलता से पहचाना जा सके। उसको ऐसा नहीं कि छोटा है, बड़ा है, हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं, जबकि वो है एक ही मूल्य का। तो हम यदि एक ही मूल्य का सिक्का है, एक ही वजन का सिक्का है, तो वो क्या है? उसका अनुकूल आकार के अंतर्गत हम उसको ज़्यादा बिना जांच परख के भी उसको पहचान सकते हैं कि ये उस मूल्य का सिक्का है। तो उसका आकार अनुकूल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है जो मैंने अभी बात की थी, उचित भार। एक मूल्य के जो सिक्के हैं उनका भार भी एक समान ही होना चाहिए, ताकि हम उसको थोड़ा वजन से भी पहचान सकें कि हाँ भाई ये इतने रुपए का सिक्का हो सकता है, क्योंकि ये भी 2 सिक्के हम तो पहचान सकें। यदि उसका वजन अलग है या थोड़ा उसका आकार अलग है तो हम बता सकते हैं कि ये डिफरेंट पैसे के, डिफरेंट रुपए के सिक्के हैं। तो उसका अनुकूल आकार के साथ साथ उसका वजन भी होना चाहिए। ठीक है, समानता, नेक्स्ट हेडिंग समानता, ये भी इसी के अंतर्गत ही है। समानता कि वो सभी समान होने चाहिए, जैसा मैंने अभी अनुकूल आकार के अंतर्गत बताया था कि उनका समान होना चाहिए। अनुकूल आकार का मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो उसका आकार भी अनुकूल हो, उसमें सभी सिक्कों में समानता भी हो और उन सब में उनका उचित भार भी हो। और अगला है जालसाजी से सुरक्षा। जालसाजी से सुरक्षा यानी कि उन सिक्कों में कुछ ऐसी कलात्मक प्रकृति, कलात्मक आकार कुछ बनाया जाए, उसमें कुछ ऐसा बनाया जाए जिसकी आसानी से नकल ना की जा सकती हो। भारत में पहले बहुत तरह के सिक्के चलते थे, उसमें अशोक स्तंभ लगाया गया, जवाहरलाल नेहरू के फोटो लगाए गए, महात्मा गांधी का फोटो लगाया गया, सिक्का उस पर छापा गया। तो ये विभिन्न कलर के, तो इसमें सिक्कों का जो उसका रूप है वो परिवर्तित होता रहता है। सरकार अपने हिसाब से उसको परिवर्तित करती रहती है उसके महत्व के हिसाब से। तो सिक्कों को जब बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार का बनाया जाता है कि उसमें उसकी कॉपी आसानी से ना की जा सके, जालसाजी से उसकी सुरक्षा की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है टिकाऊपन। टिकाऊपन का मतलब है कि धातु थोड़ी मजबूत होनी चाहिए जो टिके। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बेकार धातु की जंग लग गई या खराब हो गई, इस तरह की धातु नहीं होनी चाहिए। धातु भी मजबूत और टिकाऊ होनी चाहिए जिससे कि उन सिक्कों का मूल्य बना रहे। आगे है धातु ना निकाली जाना। धातु ना निकाली जाना, ना निकाली जाना। पहले जो सिक्के चले थे, जो मैंने बताया था 1946 से गिलेट का रुपया चलन में है, उससे पहले सिक्कों में कुछ मात्रा में चांदी की मात्रा और मिलाई जाती, कुछ मात्रा में चांदी और मिलाई जाती थी। तो चांदी मिलाई जाती थी तो उसमें गिलेट के साथ चांदी भी थी। जो धीरे धीरे चांदी का मूल्य बढ़ा तो चांदी की मात्रा को कम कर दिया गया। तो उस समय लोग उन सिक्कों से चांदी जो होती थी उसमें गिलेट में वो निकाल लेते थे, यानी कि धातु ना निकाली जा सके। मुद्रा में जब सिक्के में धातु मिलाई जाए तो इस हिसाब से मिलाई जाए कि कोई व्यक्ति उसको सरलता से गलाकर निकाल ना सके। ठीक है, तो सिक्के के क्या गुण होने चाहिए थे ये मैंने इसमें यहाँ कुछ लिखे हैं। सिक्के की ढलाई ये मुद्रा से संबंधित है। पिछले चैप्टर में मैंने धातु मुद्रा के बारे में भी बताया था कि धातु मुद्रा क्या है, पत्र मुद्रा क्या है। तो मैंने आज ये टॉपिक इसलिए लाया था कि सिक्कों के बारे में थोड़ी सी जानकारी और मिल सके। एक छोटा सा टॉपिक और है सिक्कों का निकृष्टीकरण। सिक्कों का निकृष्टीकरण क्या होता है? जब सिक्कों के मूल्य और उसके वजन को कम कर दिया जाता है तो ये सिक्कों का निकृष्टीकरण कहलाता है। ठीक है, छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, इसलिए मैंने बोल दिया है। तो आज इस चैप्टर में केवल इतना ही था, ज़्यादा इसमें नहीं है। तो आज ये टॉपिक भी मैं लाया था और ये चैप्टर आज ही ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।